Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी 029 में। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि वन लाइनर जीएस क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आगामी जो भी पेपर हैं जैसे कि सीएचएसएल और एमटीएस को ध्यान में रखते हुए। ऑलरेडी इस चैनल पे 2 वीडियो पोस्ट किया जा चुके हैं, उसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मतलब ज़्यादा नहीं, हम 10-12 मिनट का वीडियो बना रहे हैं और कम समय में बहुत ज़्यादा आपको देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर भी करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब्दुल यस नजीर साहब को राष्ट्रपति ने किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। दोस्तों आपको पता होगा 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति ने 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। कुछ राज्यों के राज्यपाल तो चेंज भी हुए, मतलब बदले गए हैं, और कुछ राज्यों में नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 153 राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की बात करता है, और राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर इसके शपथ जो है कि उस राज्य के जो है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं वो उसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 में बताया गया था कि एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दूं कि कुछ राज्यों का राज्यपाल चेंज, उनका नाम कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फागू चौहान को मेघालय का बनाया गया, हालांकि फागू चौहान इससे पहले बिहार के थे। बीबी हरिश्चंद्रन जो है छत्तीसगढ़ के बने हैं। LA गणेशन जो है नागालैंड के बने हैं। BD मिश्रा लद्दाख के बने हैं, हालांकि लद्दाख के पहले जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था RK माथुर। KT पटनायक जो है अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। अब्दुल नजीर जैसे के क्वेश्चन में बताया था आंध्र प्रदेश के बने हैं। अनसुईया उइक जो है कि मणिपुर की बनी है। इसके साथ साथ जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला जो है हिमाचल प्रदेश के बने हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के बने हैं। गुलाब चंद कटारिया जो है असम के बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद जो है सिक्किम के बने, और CP राधाकृष्णन जो है झारखंड के बने हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ जो है बिहार के नए राज्यपाल बन गए। तो अगर बिहार की कोई एग्जाम दे रहे हैं आप तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली यह आपके आगामी BEd के भी एग्जाम आने वाले उसमें भी एक्सपेक्टेड आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, जिसे हिंदी में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है? तो इसका आंसर है V नरहरि राव, ठीक है। V नरहरि राव है। ध्यान दीजिएगा, CAG की स्थापना स्वतंत्र भारत में 1950 में की गई थी। यह भारत में जो है कि लोक वित्त का संरक्षक होता है, पब्लिक फाइनेंस का कस्टोडियन होता है CAG, ठीक है। तो इसे कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। इस पोस्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में करवाई गई थी, 1858 में करवाई गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस व्यवस्था को उस समय की USSR, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है, वहाँ से लिया गया था, जिसे वर्तमान में रूस भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, पर 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और बढ़ा दिया गया 11वां नंबर का, जो कि बात करता है कि माता पिता और उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, विधि के समझ समता समानता भी इसको पढ़ते हैं। विधि के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 में विधि के समझ क्षमता की बात की गई है और विधियों के समान संरक्षण की भी बात की गई है। तो विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई थी, और विधि के समझ क्षमता जो है कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद ने किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था? तो इसका होगा आंसर अनुच्छेद 11। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है कि नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 2 में आर्टिकल
5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बात की गई है। उसी में आर्टिकल 11 जो है संसद को ये पावर देता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी व्यवस्था कर सकता है, कोई भी प्रोविजन कर सकता है। तो संसद ने इस पावर का उपयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, जिसके माध्यम से आप 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हो और 3 प्रकार से नागरिकता को छोड़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी नागरिकता अधिनियम में 2019 में संशोधन भी किया गया था, जिसको नाम CAA आप सुने होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बड़ा ही ज़्यादा हल्ला हुआ था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, अगर आप बता सकते हो तो बताओ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या इसमें किया गया था नया। आगे देखते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो है कि किसका ओर है, तो यह होगा पारा का। ध्यान दीजिएगा, पारा जिसे क्विकसिल्वर भी कहा जाता है, यह अमलगम, इसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। और आप थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं। पारा एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड में ही रहता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके नाम थे रंगनाथ राव जी थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, रंगनाथ मिश्रा होंगे। रंगनाथ मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना जो है कि 1993 में हुई थी। और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो भी चेयरमैन होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं बेसिकली, और उनका कार्यकाल जो है कि 70 साल या 3 साल की एज तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जो हमारे यहाँ सेंटर के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिसको बोलते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं कलेक्टिव रूप से, तो वो होता है लोकसभा के प्रति। अगर कभी आपसे पूछ ले कि कोई भी मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रति। पर अगर वही बात करें कि वह जो है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। ऐसा बताया जाता है कि अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपनी बहुमत खो देता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थाई बंदोबस्त जो है कि हमारे देश में एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व व्यवस्था था। इसी तरह आपको सुनने में मिला होगा कि जो है कि कैप्टन रीड ने रैतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। हाल्ट मैकेंजी ने जो है कि क्या बोलते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। तो ये सभी जो है कि आपका एक तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, तुजुक में तुर्की जोड़ लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का लिखा था। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। और इनायत खान ने शाहजहांनामा का लिखा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो यह है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फेमस व्यक्ति थे, मतलब गुप्त वंश के शासक थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं विक्रमशिला। तो इसकी स्थापना पाल वंश के एक शासक जिनका नाम था धर्मपाल, उन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यूनान शासक पर प्रकाश डालता है, तो यह थे मिनांडर। मिनांडर एक इंडो ग्रीक व्यक्ति था, मतलब भारत में आया था। और ध्यान दीजिएगा, मिलिंद पन्हो की रचना ना बौद्ध आचार्य नागसेन ने की थी। तो ऐसा बताया जाता है कि मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें जो है कि नागसेन और मिनेंडर के बीच में जो बातचीत हुई उसका जिक्र मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंडो ग्रीक ने ही पहली बार भारत में सोने के सिक्के शुरू करवाए थे। और ध्यान देंगे आप, आगे चलकर एक बहुत फेमस शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगति करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। और इसके साथ साथ कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसका पहला महीना चैत होता है। ये भी याद रखेंगे आप कि कनिष्क को भारत का दूसरा अशोक भी कहा जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है, तो रूमटेक मठ जो है कि आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है। सिक्किम में स्थित है, एक बौद्ध मठ है। ऐसे बहुत सारे मठ पूछे जाते हैं।
जैसा कि आपने सुना होगा तवांग मठ, तो तवांग मठ भी एक बौद्ध मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि तवांग मठ, रूमटेक मठ कहाँ है, तो तवांग मठ तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, पर रूमटेक मठ जो है सिक्किम में होगा। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कथकली केरल का है, कथक यूपी का है, और कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ का है, कुचिपुड़ी जो है कि आपको मिलेगा सुनने को आंध्र प्रदेश में। मोहिनी अट्टम जो है कि कहाँ सुनने को मिलेगा, तो मोहिनी अट्टम जो है कि आपको मिलेगा केरल में, और भरतनाट्यम मिलेगा आपको कहाँ, तमिलनाडु में। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, आप एक फोटो में भी देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। भारत में 8 क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनी अट्टम केरल में हो गया, कथक उत्तर प्रदेश में हो गया, उड़ीसा जो है उड़ीसा में हो गया, मणिपुरी मणिपुर में हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिया असम में, और कथकली जो है केरल में होता है। लोक नृत्य तो वैसे लगभग बहुत पुराने हैं ही। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था, पंचमवेद कहलाते हैं, इसे पंचमवेद भी कहते हैं। सबसे प्राचीन नृत्य ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है, और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर श्रीमंता शंकर देव हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था, मतलब वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे आप लोग कि एलोरा की गुफाएं कब यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1983। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, 1983 में जो है कि भारत में ताजमहल, आगरा की किला, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, इन चारों स्थलों को जो है कि शामिल किया गया था। अभी 2021 में धौलावीरा, हड़प्पन साइट्स और रमप्पा जो मंदिर है तेलंगाना में, इन दोनों स्थलों को शामिल किया गया था। तो वर्तमान में विश्व विरासत सूची में 40 हमारे यहाँ से स्थल शामिल किए गए हैं भारत के। ठीक है, हालांकि आगे कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ और भी मतलब आ सकते हैं इसमें, तो जैसा होगा वैसे देखा जाएगा। फिलहाल में इतना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। चिनूक किस देश का स्थानीय पवन है, मतलब लोकल विंड है, तो अमेरिका का लोकल विंड है ये। ठीक है, जैसे अपने यहाँ हालांकि ये गर्म है, अपने आपने सुना होगा कि अपने यहाँ लू चलता है, तो लू भारत और पाकिस्तान का जो है कि स्थानीय पवन है। नेक्स्ट देखते हैं, गिब्सन और ग्रेट सिंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन और ग्रेट सिंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। दूध किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब दूध का उत्पादन बेसिकली पूछना है यहाँ पे कि दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य देश में होता है, तो भारत में होता है। बताया जा रहा है कि भारत जो है ना पूरी दुनिया में 24% से भी अधिक दूध का मिल्क का प्रोडक्शन करता है। और अगर हम बात करें राज्यों में, तो यूपी पहले स्थान पे। ठीक है, यूपी का स्थान पहला है। नेक्स्ट है, दुलहस्ती डैम, बगलिहार डैम, सलाल डैम किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा चिनाब नदी। ये तीनों ही डैम जो है ना चिनाब नदी पे स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि निम्मो बाजगो डैम किस नदी पे बना हुआ है, निम्मो बाजगो डैम किस नदी पे बना हुआ है, और भारत का सबसे बड़ा डैम, मतलब सबसे बड़ा नहीं, मतलब सबसे लंबा डैम और सबसे ऊंचा डैम कौन सा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी हम लोग क्वेश्चन देख लिए। डेली ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते रहिए क्वेश्चन का। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी फायदेमंद हो रहा होगा यह। ठीक है, और अपने सुझाव भी जरूर दें जब भी कुछ हो। कुछ लोगों ने बोला था इंग्लिश में बनाने के लिए, तो मैं ईजिली इसे समझ पाते हैं आप लोग, तो कोई ज़्यादा जरूरत तो नहीं है इंग्लिश में बनाने का। हाँ, अगर कोई ऐसा वर्ड होगा जो हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इंग्लिश में बता दूंगा, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप लोग अपने सुझाव जरूर दें, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। ठीक है, और ये बीएड के लिए जो आ रहा है एग्जाम, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, ध्यान दें अपना। ओके, थैंक यू।